सभी साथियों का और आपके माध्यम से जो करोड़ों करोड़ों इस प्रदेश और देश का मतदाता साथीगण हम सबको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले लगभग 10 दिनों से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, एकमात्र नेता, क्योंकि कांग्रेस में नेता तो अब कोई बचा नहीं है, एकमात्र नेता ही बचा है जो हुड्डा एंड उसका फैमिली, उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है, बाकी सब इधर उधर हो गए। तो वो सवाल कर रहा है कि पिछले 10 साल का भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, सवाल पूछने का अधिकार भी उसको होता है जो जवाब देने की क्षमता रखता हो। यदि आज वो 10 साल की हरियाणा सरकार की कामों पर सवाल क्वेश्चन मार्क करके वो सवाल पूछ रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी, ये हरियाणा की जनता भी पूछना चाहती है, जब आप 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा में आपने इस प्रकार का राज चलाया, जिन संविधान की प्रतियां लेके, कॉपी लेके वो जगह जगह घूम रहे हैं या घूम रहे थे, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का कभी आत्मा से सम्मान किया या उसको मानने वाले उसके अनुयायियों का कभी अपने अपने राज के अंदर, अपने समय के अंदर उनके जख्म पर मरहम लगाया? मैं आप लोगों को शुरुआत करता हूं। भूपेंद्र हुड्डा जी शायद मार्च 2005 में हरियाणा प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने और 5 महीने के अंदर अंदर हरियाणा का इतिहास का सबसे बदनुमा दाग, गोहाना के अंदर दलित बस्ती को दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में टाइम रख के, समय निश्चित करके उन लोगों ने उस बस्ती को दिन दहाड़े जलाने का काम किया। और भूपेंद्र हुड्डा ने और उसकी सरकार ने उन लोगों को कोई सुरक्षा नहीं दी और वो मामला शायद देश के इतिहास के अंदर पूरे दुनिया के मीडिया जगत को आश्चर्यजनित करने वाला था। गोहाना कांड के पीड़ितों को न्याय लेने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उस समय के माननीय राष्ट्रपति महोदय के दरवाजे तक गुहार लगानी पड़ी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 21 अप्रैल 2010 को जिला हिसार के मिर्चपुर गांव के अंदर एक ऐसा हुड्डा गवर्नमेंट के अंदर नंगा नाच हुआ, दलित बस्ती के 272 घरों को दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और उसमें आगजनी में एक बीएससी करने वाली लड़की, उसमें बीएससी कर रही थी, जिसके +2 में 85% मार्क्स थे, हमारी बेटी सुमन, वो दोनों टांगों से अपाहिज थी, वो भाग नहीं सकी, उसको दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाया गया। और उसके दादाजी जो ताराचंद जी थे, वो भी बहुत बुजुर्ग थे, लगभग 80 साल के थे, वो भी भाग नहीं सके, बाकी लोग तो कुछ भाग गए, परंतु उनको भी ऐसे पेट्रोल छिड़क के जिंदा चारपाई पे जलाया गया। और 21 अप्रैल 2010 से लेकर 2014 अक्टूबर तक हुड्डा जी की सरकार रही। उन लोगों ने मिर्चपुर से लेकर जिला सचिवालय हिसार और जिला सचिवालय से लेकर सीएम आवास चंडीगढ़ से लेकर प्रधानमंत्री आवास दिल्ली और प्रधानमंत्री आवास दिल्ली से लेकर जंतर मंतर से लेकर राष्ट्रपति आवास दिल्ली तक गए। और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब वो गए तो उन लोगों को, जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि उन लोगों को विस्थापित किया जाए, 7.5 साल तक वो लोग फटे हुए तंबुओं के बीच में रहे। इन सरकार ने इन लोगों को कोई चिंता नहीं की। और 2018 के अंदर मनोहर जी की सरकार ने उनको रिहेबिलिटेट किया, 272 परिवारों को ढंढूर गांव में हिसार जिले के अंदर, क्योंकि उनकी जान और माल की सुरक्षा वो लोग समझते थे खतरे में, उन लोगों के रोजगार मुहैया का है, उनको हमने प्लाट दिए, उनको व्यवस्था करके दी, आज वो ढंढूर के अंदर वो लोग विस्थापित होकर रह रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दलितों का बहुत बड़ी हिमाती भरने का काम करते हैं लोग। हुड्डा गवर्नमेंट के अंदर 15,500 अतिथि अध्यापक भर्ती हुए, गेस्ट टीचर भर्ती हुए, और वो किस प्रकार से भर्ती किए गए आप लोगों से छुपी बात नहीं है।
कोई उसकी पॉलिसी नहीं थी, कोई उनके फार्म नहीं लिए गए, कोई उनका एग्जाम नहीं लिया गया। 15,500 लोगों को गांव के सिस्टम से उनको भर्ती किया गया और 15,500 के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग का जो रिजर्वेशन बनता था 20% के हिसाब से लगभग 3,500-3,500 लोग, उनमें से उसका पूरी तरह वायलेशन किया तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने किया। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, 6 नवंबर 2017 से पहले अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वर्ग आता है सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और उनकी स्वास्थ्य की हालत क्या है, उसकी जानकारी लेने के लिए कोई संगठन नहीं था, कोई सरकार का दायरा नहीं था। पहली बार मनोहर लाल जी ने 6 नवंबर 2017 को अनुसूचित जाति वर्ग के सफाई कर्मचारी बंधुओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उसकी जानकारी लेने के लिए, उसका निवारण करने के लिए पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, 2017 तक उन लोगों के लिए कोई आयोग नहीं बनाया। पहली बार हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ, तब से लेकर 8 जून 2023 तक एससी आयोग का गठन कांग्रेस की सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, वो भी हमारी सरकार ने किया। डॉक्टर रविंदर जी को उसका चेयरमैन बनाया। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनता है। इस विधानसभा के अंदर, जो हमारे चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा है, लगातार कांग्रेस और कांग्रेस से संबंधित सरकारें रही हैं। हमारी सरकार तो 2014 में पहली बार हरियाणा में बढ़ी, जब हम वहां पर मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में विधानसभा में गए। जिस संविधान के नाम पर विधानसभा चलती है, जिस संविधान के नाम पर देश चलता है, उसके निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कोई स्थान वहां पर नहीं था। पहली बार 5 मार्च 2021 को, आप लोग भी विधानसभा में जाते होंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्टैचू यदि स्थापित करने का काम किया और उनके हाथ में संविधान की कॉपी और उनको पूजनीय और मान्य तरीके से सम्मान देकर हरियाणा के विधानसभा के एंट्री दरवाजे के ऊपर उनको वहां पर उनका स्टैचू लगाया गया। वो मनोहर लाल जी की सरकार में लगाया गया। ये संविधान की प्रतियां तो लेकर घूमते हैं, परंतु संविधान निर्माता का कभी इन लोगों ने सम्मान नहीं किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों को बड़ा दावा करती है कांग्रेस, परंतु जब अशोक तंवर जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनका किस प्रकार से उत्पीड़न किया। कभी भूपेंद्र हुड्डा और उसके परिवार के लोगों ने उसकी मीटिंग में नहीं गए, उसके विधायक उसकी अशोक तंवर के किसी मीटिंग में नहीं गए। भूपेंद्र हुड्डा के पोस्टर पर कभी भी अशोक तंवर का फोटो नहीं लगा। इसी प्रकार से 3 साल हमारी बहन शैलजा जी प्रदेश की अध्यक्ष कांग्रेस की रही, एक मीटिंग के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा और उसकी कंपनी एक मीटिंग भी उसकी अटेंड नहीं की, एक भी उसके सहयोग नहीं किया। और तो और शैलजा जी ने जब 2014 के अंदर वो सांसद भी थी, केंद्रीय मंत्री भी थी, चुनाव लड़ने से अम्बाड़ा में इसलिए जवाब दे दिया कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि मैं लोकसभा में चुनाव जीत कर जाऊं। और अब वो 2024 में चुनाव लड़ी तो एक दिन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी कंपनी सरसा के अंदर बहन शैलजा के लिए वोट मांगने के लिए नहीं गई। और इससे बड़ा उत्पीड़न, इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि जब 5 सांसद जीत के दिल्ली में गए तो उनमें से 4 सांसदों को भूपेंद्र हुड्डा अपने निवास स्थान पर बुलाकर सम्मानित करते हैं और दलित की बेटी, गरीब की बेटी शैलजा जी को उन्होंने अपने आवास पर आमंत्रित तक नहीं किया। उसका सम्मान करनी तो बहुत दूर की बात है। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा, 10 साल उसने सरकार चलाने का काम किया, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, सवाल तो हम करेंगे उससे कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 2015 के अंदर 24 अक्टूबर 2015 को भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी मनोहर जी के नेतृत्व में, उस सरकार के अंदर मैं भी राज्य मंत्री था, तो उस राज्य मंत्री के दौरान हमने कैथल के अंदर महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह आयोजित किया और वहीं पे माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे देश के अंदर कहीं पे भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर शायद आंगनवाड़ी भी ना हो, 2015 में मूंदड़ी के अंदर भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। मनोहर जी की सरकार बनती है तो यूनिवर्सिटी बनती है भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर, और हुड्डा जी की सरकार बनती है, जींद के अंदर यूनिवर्सिटी बनती है रणवीर हुड्डा जी के नाम। ये अंतर आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 2015 के अंदर मनोहर लाल जी ने उस जयंती समारोह में तय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे 4 बड़े समूह अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को मानने वाले बहुत संख्या में लोग हैं।
भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, संत शिरोमणि कबीर जी को मानने वाले बहुत आयात में बहुत संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भी मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। इन चारों महापुरुषों की जयंती समारोह माननीय मनोहर लाल जी ने तय किया, इनके जयंती समारोह सरकार मनाएगी, सरकारी बजट से मनाएगी और हर साल मनाएगी। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसी जयंती समारोह में जो दलित समाज, जो पिछड़ा समाज, गरीब समाज ये इंतजार करता था कि हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोई विधायक मंत्री आए, परंतु मनोहर लाल जी ने तय किया उन सभी कार्यक्रमों का मुख्य अतिथि या तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल। ये एक बहुत बड़ा सम्मान देने की शुरुआत है। कुरुक्षेत्र के अंदर अभी नायब सैनी जी का पहली विजिट हुई मुख्यमंत्री बनने के बाद, 5 एकड़ के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर एक बहुत बड़ा उनकी यादगार के अंदर 5 एकड़ का एक वहाँ पर एक योजना बना के उसको तैयार किया जा रहा है, और 25 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने उस समय दिए कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने समाज के लिए बहुत बड़ी काम किया, हमारा मार्गदर्शन किया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संत शिरोमणि कबीर जी की नाम पर अपने आवास का नाम स्वयं रख दिया। क्या नाम रख दिया? संत कबीर कुटीर। और जब भूपेंद्र हुड्डा जी की मैं बात बताऊं, शाहाबाद के अंदर जहां का मैं चुनाव क्षेत्र है, मेरा जो निवास स्थान है, वहां पर रविदास समाज की 1.5 एकड़ जमीन उनकी बस्ती के साथ पड़ी थी। जब इनकी सरकार थी, उनसे धक्के से वो जमीन छीनने का काम किया और वहां पर एक पार्क बना दी, तो वो रविदास समाज की जमीन थी। उनको संत शिरोमणि रविदास जी याद नहीं आए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी याद नहीं आए। शाहाबाद में 1.5 एकड़ की पार्क के अंदर भी, 1 एकड़ की पार्क के अंदर भी उन्हें रणवीर हुड्डा जी के नाम का पत्थर लगाने की बात। तो आज ये जिस प्रकार का नाटक करते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, हम उन लोगों के सहयोगी हैं, साथी हैं, ये सारी चीजें आपके इस माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हुड्डा जी की गवर्नमेंट के अंदर कोई आदमी एक हाई कोर्ट के अंदर अपील लेके जाता है कि हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग का जो प्रमोशन का कोटा है शायद ज़्यादा है, वो लोग जितना उनका हक बनता है उससे ज़्यादा उन लोगों ने प्रमोशन में राइट ले लिया, और हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट निर्णय करती है कि हरियाणा सरकार को डायरेक्शन करती है कि एक सीनियर आईएएस के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए और इसको जांच की जाए क्या वाकई ही इनका कोटा ज़्यादा मिल गया इनको या कम है। वो डॉक्टर पी राघवेंद्र राव सीनियर आईएएस थे हमारे हरियाणा प्रदेश के, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, हुड्डा जी की सरकार थी। उन्होंने रिपोर्ट बना के सिर्फ ये हर डिपार्टमेंट से पूछ के कि आपका आरक्षण का कोटे की क्या स्थिति है, उस आरक्षण के कोटे को हाई कोर्ट के अंदर जाके जवाब देना था, परंतु भूपेंद्र हुड्डा जी की लापरवाहियाँ, उनके अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ सोच, क्योंकि जब तक उसमें हाई कोर्ट ने यह भी निर्णय कर दिया था कि तब तक कोई प्रमोशन ना की जाए जब तक इसकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। इन लोगों ने क्या किया, वो 2.5-3 साल तक वो पी राघवेंद्र राव कमेटी की रिपोर्ट केवल हाई कोर्ट में जाके जमा करानी थी, वो नहीं कराई, वो भी मनोहर जी की सरकार ने कराई। तब जाके दलितों का जो आरक्षण की बात थी हमारे अधिकारियों की, उसमें शुरुआत की। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों हमने नरवाना के अंदर संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह आयोजित किया। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। फतेहाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर रखने की हमने शुरुआत की। इसी प्रकार से एमडी के अंदर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है पीजीआई रोहतक के अंदर, आज़ादी के टाइम से लेकर 2018 तक पीजी के अंदर रिजर्वेशन नहीं थी। एमबीबीएस के बाद रिजर्वेशन नहीं थी पीजी के लिए, कोई किसी ने एमडी एमएससी करनी थी तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं थी। वो हमारा विषय संज्ञान में जब आया तो मनोहर लाल जी ने पहली बार पीजीआई के अंदर एससी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन करी। जो हमारे बच्चे दिल्ली या शिमला या राजस्थान जयपुर जाया करते थे, उनको वहीं पर रिजर्वेशन के बाद पीजी करने का मौका मिला। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सफाई कर्मचारी भर्ती करके चले गए भूपेंद्र हुड्डा जी। ग्रामीण सफाई कर्मचारी बड़े दबंगी के साथ कहते हैं हमने सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायतों में भर्ती की, परंतु आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ वो सफाई कर्मचारी नहीं थे, वो सरपंचों की गुलाम भर्ती करके गए थे। उन लोगों को सफाई कर्मचारी का दर्जा तो दिया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने। उस समय उनको 6500 रुपये उस टाइम में इनको मिलते थे, फिर वो 8100 रुपये किए। आज उनको नायब सरकार ने 16,000 रुपये महीना उनकी सैलरी, और ये भी तय कर दिया मनोहर लाल जी ने कि 5 तारीख के पहले उनके अकाउंट में तनख्वाह बैंक के माध्यम से जाएगी, नहीं तो 6-6 महीने सरपंच उनको वेतन नहीं देते थे।
कच्चे कर्मचारियों की भी वर्दी जूते की व्यवस्था की तो मनोहर लाल जी की सरकार ने की। यदि ऑन ड्यूटी कोई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ऑन ड्यूटी यदि उसकी कोई मृत्यु हो जाती है, उसके लिए 5 लाख रुपए तक परिवार को सहायता की शुरुआत की तो हमारी सरकार ने। उन लोगों का संवैधानिक दर्जा देने की शुरुआत की। इसी प्रकार से नगर पालिका कर्मचारियों के अंदर इस प्रकार से पालिका कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा के अंदर उत्पीड़न किया जा रहा था, पहली बार उनकी 3-3 बार 4-4 बार तनख्वाह बढ़ाई तो मनोहर लाल जी की सरकार ने की। और सैंक्शन पोस्टों के अगेंस्ट उन लोगों को पे रोल पर लाकर उनको गारंटी दे दी कि 58 साल तक आपका रोजगार सुरक्षित रहेगा। और यदि इस दौरान किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, एक्स ग्रेशिया का लाभ भी उसके परिवार को देंगे और उसके परिवार को 5 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता भी देंगे। सीवरमैन सीवर में डूब डूब के चले जाते थे, जहरीली गैस चढ़ के चले जाते थे, तो उनकी सुनने वाला था। पहली बार मनोहर लाल जी ने उनके बच्चों के लिए रोजगार की गारंटी भी दी और उनके जीवन के जाने के बाद 10 लाख रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की तो माने नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी की सरकार ने। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने वाली कोई सरकार है तो वो मनोहर जी की सरकार। ये बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे कर्मचारी साथियों का। पिछली मनोहर सरकार के अंदर 3-3 विधायक अनुसूचित जाति वर्ग के, 13 में से 14 में से 3-3 विधायक अनुसूचित जाति वर्ग के थे। कृष्ण पवार जी कैबिनेट मंत्री थे, बनवारी लाल जी राज्य मंत्री थे, मैं भी राज्य मंत्री था। यदि ये किसी ने सम्मान देने का काम किया तो मनोहर जी की सरकार ने की। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अशोक तंवर जी वाला और शैलजा जी वाला तो आपने मुद्दा देख लिया। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं। भूपेंद्र हुड्डा जी सवाल पे सवाल करते हैं परंतु जवाब नहीं देते। जब अपनी बात आती है कि मैंने तो प्लाट दे दिए, परंतु आज हम ढूंढने जाते हैं तो उन लोगों को कहीं एक किसी के पास कागज नहीं है, किसी के पास कब्जा नहीं है। वो काम भी आज नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने सोनीपत से उसकी हमने शुरुआत करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी की सरकार अनुसूचित जाति के हित के अंदर किस प्रकार से लगातार हम काम कर रहे हैं और उन लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति का शुरुआत करने की हम बात करते हैं। संत कबीर जी, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर अंबेडकर जी साहब के साथ जुड़े हुए जो ऐतिहासिक स्थान हैं उनके मुख्य स्थानों की यात्रा के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत मनोहर लाल जी की सरकार ने। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को स्टैंड अप इंडिया की योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया। 1328 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को 243.76 करोड़ रुपए का ऋण हमने मंजूर हमारी सरकार के दौरान किया ताकि वो आर्थिक तौर पर वो लोग मजबूत हो सकें। हरियाणा जाति वित्त और विकास निगम का कोष 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हमने 100 करोड़ करने का काम किया। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा दिए गए पुराने ऋणों के ब्याज व पीनल ब्याज को हमने माफ करने की हमारी सरकार ने शुरुआत की। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी हमने 3 लाख, छोटे छोटे लोन के लिए भी गारंटी देनी होती थी, गरीब आदमी गारंटी देने के लिए कोई आता नहीं था। उसमें शर्त थी कि सरकारी कर्मचारी उस बेरोजगार नौजवान की गारंटी देगा। कौन सरकारी कर्मचारी देगा? हमने 3 लाख रुपए तक का कोई नौजवान रोजगार लेता है तो बिना गारंटी के हम उसको लोन देते हैं। इसी प्रकार से विवाह शगुन योजना जो 1,80,000 जिनकी आर्थिक स्थिति है, जिनकी वार्षिक आर्थिक आय है, उन लोगों के बच्चियों को 71,000 रुपये मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हमने देने की शुरुआत की। अभी मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर मकान नवीनीकरण योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट में भी पिछले महीने डालने का काम किया। जिन लोगों के सिर पे छत नहीं उनको छत देने का काम किया। मैं आपके माध्यम से अंतिम बात कह के एक बात मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। भूपेंद्र हुड्डा जी बार बार बोलते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, NCRB की रिपोर्ट में आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। हरियाणा राज्य में एक दलित के खिलाफ एक घटना हुई थी। उस घटना को ध्यान में रखते हुए नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जो पिछले 15 साल के दलितों पर जो अत्याचार हुए उनके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में पिछले 15 साल दलितों के खिलाफ लगातार आपराधिक मामलों बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने 2009 से लेकर 2014 तक के मामलों में ये कह के अपनी रिपोर्ट दी थी कि हरियाणा के सोनपेड़ में कुछ दलित पहले ही दबंगों ने दलित पुराना में आग लगा दी थी जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। यह घटना हर किसी को चौंकाने वाली थी। इसी प्रकार से
2013 में 676 लोगों की हत्या की गई, 2012 में 651 लोगों की हत्या की गई, 2011 में 673 लोगों की हत्या हुई, 2010 में 570 और 2009 में करीब 624 दलितों की हत्या की गई। ये भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार की आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि दलित महिलाओं के उत्पीड़न के आंकड़े सबसे ज्यादा यदि रेप और किडनैपिंग हुई उस समय वो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के अंदर। और इनमें किस प्रकार से उन लोगों को किडनैप करने के बाद एफआईआर तक लॉन्च करने का उस समय प्रावधान नहीं था, क्योंकि ये 0 एफआईआर की शुरुआत भी हमारी सरकार ने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यदि किसी पर अत्याचार हो, किसी पर यदि कोई क्राइम हो तो कम से कम उनकी रिपोर्ट लिखने का तो काम हो। उन लोगों को तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी जाम, धरने, प्रदर्शन करने पड़ते थे, विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ता था। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल के अंदर जितने जुल्म जातियाँ की, इसका उदाहरण आपके बीच में ही मैं बताना चाहता हूँ। उस समय SC आयोग के मेंबर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे चौधरी ईश्वर सिंह जी, इस समय हरियाणा की विधानसभा में विधायक हैं। उनकी पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में SC आयोग का मेंबर होने के नाते उन्होंने कहा था सबसे ज़्यादा टर्मिनेशन और सबसे ज़्यादा सस्पेंशन शेड्यूल कास्ट अधिकारी और कर्मचारियों का हुआ है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर हुआ है। राजकुमार जी वेरका उस समय SC आयोग के चेयरमैन थे, उनके लगातार हरियाणा के अंदर विजिट करनी पड़ती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण उस समय शेड्यूल कास्ट के ऊपर हुड्डा जी की सरकार के अंदर हुआ है। यदि हुड्डा जी सवाल पूछना जानते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पहले इन बातों का जनता के बीच में आकर जवाब दे, पत्रकार बंधुओं के बीच में आकर जवाब दे, चौक चौराहे पर खड़ा होकर जवाब दे, फिर हमसे सवाल करे, फिर हम उनके सवालों का जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश के मंत्रिमंडल के सभी साथी देने के लिए तैयार हैं। यदि उनके अंदर इन सवालों का जवाब देने का दम नहीं है तो फिर उनको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं। कोई भी साथी अगर सवाल पूछना चाहे तो सवाल पूछ सकता है। मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। जब हम आए थे 2004 से पहले का रिजर्वेशन का बैकलॉग पेंडिंग था, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना के तहत मनोहर लाल जी ने लगातार प्रयास किए और बहुत भारी संख्या में हमारे बैकलॉग की पोस्टों को उन्होंने टेबल पर लेकर आए, लोगों को भर्ती करने का स्पेशल एक अभियान चलाया। परंतु ये बैकलॉग क्या होता है कि हर साल बाय साल बढ़ता घटता रहता है। अब स्थिति ये है कि 2004 से पहले किसी ने छेड़ा जिस बैकलॉग को, हमारी सरकार ने उसकी शुरुआत की और हरियाणा में शेड्यूल कास्ट लोगों को उनकी बैकलॉग का लाभ देने का हमने शुरुआत की थी। नेक्स्ट, मैं अभी लेटेस्ट मेरे पास मैं आंकड़ा लेके नहीं आया, परंतु शुरुआत 2004 के बाद की तो हमारी सरकार ने की। उससे पहले तो किसी ने छेड़ा, 96 के बाद 2004 तक तो किसी ने 14 तक तो छेड़ा ही नहीं था, किसी ने उस पर टच ही नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो शुरुआत हमने की सोनीपत के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने जब पहले टर्म की मनोहर जी की सरकार मनोहर सरकार 1 थी, उसके अंदर हमने सोनीपत में उसकी शुरुआत की थी। अनिल जी, देखिए, हमारे नेतागण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आप लोगों को सारे विकास के काम और प्रत्येक योजना को आपके सामने रख रहे हैं, परंतु यदि कोई झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, संविधान की प्रीतियां दिखा के लोगों को अंधेरे में रखने का काम करते हैं, तो अपने समाज के लोगों को जगाने की जिम्मेवारी हमारी भी तो है ना। क्या उन लोगों पर ये जुल्म जाती है इन लोगों ने नहीं की? क्या उन लोगों के जख्मों पर कभी मरहम लगाने की कोशिश की?
पवन जी, आपने दो सवाल किए कि हमने जो दलित के हित में बात रखने की काम की है वो अपने लोगों को हम बता नहीं सके। एक तो बात आपने ये की, दूसरी बात प्लॉट की मैं दोनों को अलग अलग करके दूं जवाब। हमने जितने काम किए हम अपने लोगों के बीच में गए, परंतु पूरे देश लेवल पर उन लोगों ने एक संविधान का डर दिखाया पूरे देश में। अब 4 महापुरुषों की जयंती समारोह केवल हरियाणा में मन रही है, मैं नहीं कहता कि और प्रांतों में नहीं, और प्रांतों में मन रही है, उनमें और स्कीमें चल रही होंगी, मैं हरियाणा की बात बता रहा हूं। हमने प्रयास किया अपने लोगों की जो पिछले 60 साल के 65 साल के जो कमियां थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टैचू आपके सामने, आप तो देखते होंगे, आपने कवर भी किया होगा, उस दिन नहीं था, जब हमारे ध्यान में आया तो हमने रखा। 4 महापुरुषों की जयंती समारोह भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे यूनिवर्सिटी, यहाँ तो बाप दादों के नाम पे यूनिवर्सिटियों के नाम रखने की, संतों महापुरुषों का तो कोई रिवाज ही नहीं था नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर। चाहे हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया, चाहे हमने कौशल का विश्वविद्यालय विश्वकर्मा जी के नाम पे बनाने की बात की, चाहे हमने यमुनानगर के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने की बात की, तो हमने तो एक शुरुआत की। जो कमियां हमें ध्यान में आई हमने पूरी की। वो वर्ग जो अपने आप को उत्पीड़ित और उपेक्षित समझता था, उनको मुख्य धारा में हमारी सरकार आने के बाद हमने लाने का प्रयास किया। परंतु विषय कई बार क्या होता है, आदमी देखता कुछ है, होता कुछ है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का कोई दिल्ली के अंदर मंदिर था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वहां पे सरकार केजरीवाल की आदेश, सुप्रीम कोर्ट का मंदिर, वहां के सरकार के ऑर्डर पे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मंदिर गिरा, परंतु उसका असर हमारे हरियाणा के चुनाव पर पड़ा, क्योंकि उस समय तुरंत चुनाव केवल हरियाणा में और महाराष्ट्र में थे, एकदम से लोग रिएक्ट किया लोगों ने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने ये जाति जुल्म जाति की गोहाना कांड और मिर्चपुर कांड हुआ, उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी तो गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम उनको रिहेबिलिटेट भी किया, उनको हर चीज की उनकी सुविधाएं देने की हमने शुरुआत की, परंतु कहीं ना कहीं वो मुद्दा संविधान का डर, आरक्षण टूट जाएगा, इस प्रकार का एक नैरेटिव फैलाकर कांग्रेस ने मेरे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे परिवार के साथियों भाइयों को यदि कोई दिशा उनको भटकाने का काम किया, तो आज उनको ये सच्चाई कांग्रेस की हमें भी तो बताकर उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाके जाने की जरूरत है। सर छोटू राम जी ने कहा था, रे भोले इंसान मेरी दो बात मान ले बोल न सीख, दूजा दोस्त और दुश्मन पहचान ले। कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अपमान किया, अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जुल्म जातियां की, हमारे लीडरों को अपमानित करने का काम किया। आज हम अपने समाज को क्यों ना बताएं? हाँ, वो प्लाट वाली बात आती है। हमने कोई स्कीम, एक भी स्कीम ऐसी नहीं जो बंद की, परंतु भूपेंद्र हुड्डा ने चोरों का माल, लाठियों का गज 3 फुट का होता है, परंतु जब चोरी का माल होता है फिर कोई ये लाठियों की गज हो गया, तो क्योंकि लूट का माल था। उन्होंने उन लोगों को वोट लेने के लिए बहका दिया, ये प्लाट तेरा, लैंड मार दी, ये प्लाट तेरा, ये प्लाट तेरा, वहां पे झगड़े बढ़ा दिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, उन लोगों का प्रूफ तो हो। आज आपके पास किराए पे भी रखते हो तब भी आप किराएनामा लिखवाते हो, यदि आप प्लाट मोल लेते हो उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हो, यदि आप किसी भी स्थिति में हर चीज का प्रूफ तो हो। उनको प्लाट तो बता दिया, ये तालाब के अंदर, ये गली के अंदर, ये फलां के अंदर है, उसको कब्जा नहीं दिया, उनकी ओनरशिप नहीं थी उनके पास, वो लोग सिर्फ फुटबॉल थे। आज कम से कम न्याय सरकार ने उनको रिकॉर्ड दे दिया, भी आपका ये प्लाट है, इसका आपको मालिकाना हक हम दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने क्या दिया मालिकाना, क्या दिया? आपके खेत के अंदर उंगली रख दी, यहाँ से उठा लेना भाई। अब जिस दिन आप, मेरे जैसा आदमी गया वहाँ आप जैसे के साथ हाथापाई हुई, वहाँ पे झगड़े हुए, फसाद हुए, हमने उस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने का काम किया, उनको लोगों को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, उनको ओनरशिप देने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल है? दो चीजें आप अलग अलग कह रहे हैं। आप एक बात तो कह रहे हैं कि जाट और एससी वोट कंसोलिडेट हो गया, एक विषय तो ये है। दूसरा विषय ये कह रहे कि आप अपनी बात उनके बीच में रख नहीं सके। मैंने पवन जी के माध्यम से आपको जवाब दिया है, कई बारी झूठ भी तो चलती है। उन लोगों ने पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। वो उसके आगे ये सुविधाएं लोगों को शायद कम लगी,
कहीं ना कहीं भ्रांति पैदा होगी। एक विषय तो ये हो गया, समझाने को उनको पता था ये सुविधाएं केवल बीजेपी की सरकार ही दे सकती है, मनोहर लाल जी की सरकार और नायब सैनी जी की सरकार दे सकती है, ये तो क्लियर कर दिया विषय। कई बार कुछ ये बड़े इशू खड़े हो जाते हैं, परंतु जो दूसरी बात कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट और जाट वोट कंसोलिडेट हो गया, मैं आप उनको जाति वर्ग में मतदाता को बांट सकते हो, आपका अधिकार है, परंतु मैं मतदाता को हरियाणा प्रदेश के या देश के मतदाता हमारे लिए भगवान है, मैं जाति वर्ग में नहीं बांट सकता। केवल जाट ने वोट कांग्रेस को ही दिया होगा, हमें नहीं दिया, ऐसा नहीं, कोई किसी के पास प्रमाण नहीं है। केवल एससी ने केवल कांग्रेस को वोट दिया होगा, हमें नहीं दिया होगा, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि और वर्गों ने केवल और ही हमें जो जिताया और ही वर्गों ने जिताया, नहीं, ये सर्व समाज की बात है, परंतु सर्व समाज के बीच में हम अपना विषय रखने की जरूरत है। मैं आपको, क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं, वो एक कारण थोड़ी है सीटें कम आने का या 5 सीटें आने का, कोई और कारण भी हो सकते हैं। कुछ वो अपनी बात का, अपना कैंडिडेट का भी मामला हो सकता है, कुछ उन लोगों ने अपनी बात किसी और तरीके से रखी होगी, परंतु कई बार कोई नैरेटिव बन जाता है, उस नैरेटिव को बढ़ा के उन लोगों ने इस वर्ग के बीच में कुछ भ्रांतियां फैलाई, उन लोगों को उन भ्रांतियों से निकाल कर लाना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे प्रदीप जी, मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एंटी हुड्डा दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित वर्ग के लिए काम किया, मंत्री जी ने खुल के बताया। हमने जो काम किए हमने वो बताया, और हुड्डा साहब के टाइम में जो उत्पीड़न हुआ वो बताया, तो ये तुलना तो करनी पड़ेगी। और दूसरा, एक अमेरिकी दार्शनिक ने कहा है कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। तो झूठ बहुत तेजी से फैलता है, जो कांग्रेस ने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोजन कर रहा हूँ।